हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। देखिए, इंडियन ऑयल का ये पार्ट 4 है। तो सेट नंबर 4 में हम देखेंगे इंडियन ऑयल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए, मैं आपको 45 क्वेश्चन करा चुका हूँ, 3 वीडियो पहले करा चुका हूँ। ठीक है, ये पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 में हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। If the value of n is the zero is the equation pv की पावर n is equal to c, then the process is called। देखिए, pv की पावर n is equal to c होता है, वो पॉलीटॉपिक इंडेक्स होता है। ठीक है, पॉलीटॉपिक प्रोसेस बोलते हैं जहाँ पे n की वैल्यू होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी में जब n की वैल्यू अगर जीरो रखोगे तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा, कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस होगा, या आइडियाबैटिक होगा, या आइसोथर्मल होगा? तो देखिए, इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो देखिए, यहाँ पे 47 क्वेश्चन देखिए। इन द पॉलीटॉपिक प्रोसेस इक्वेशन पी वी की पावर एन इजकल टू कांस्टेंट इफ द एन इजकल टू इनफाइनाइट। ठीक है, एन की वैल्यू अब एन की वैल्यू है ना, अब यहाँ पे इनफाइनाइट हो गई है। ठीक है, इनफाइनाइट हो गई है। तब तब कह रहा है द प्रोसेस इज टर्म्ड एज। तो प्रोसेस कौन सा होगा? ठीक है, पी वी की पावर एन में वैल्यू होती है अलग अलग, मैं आपको अभी पूरा बता दूंगा। तो यहाँ पे पी वी की पावर एन में अगर इन्फाइनाइट रखोगे तो क्या बन जाएगा? तो इसका आंसर भाई क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। देखिए, अगर पी वी की पावर एन में अगर एन की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? तो प्रोसेस हो जाएगा आपका आइसोथर्मल। ठीक है, THERML। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, एन बराबर आप रखोगे अगर ज़ीरो तो कांस्टेंट प्रेशर होगा। ठीक है, पी इजकल टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, और एन की वैल्यू अगर आप रखोगे 1 तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल। ठीक है, और एन की वैल्यू अगर आप रखोगे 1.4 तो होगा यहाँ पे आइडियाबैटिक, आइडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे इनफाइनाइट तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं, आपको याद रखना है या कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। तो हीट कैपेसिटी होती है वो, इसमें से क्या आंसर हो सकता है आपका? आपका बताइए। ये होगा हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास प्लस स्पेसिफिक हीट। तो देखो, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, हीट कैपेसिटी इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो यहाँ पे सी इक्वल टू जो होता है वो एम इंटू सी होता है। ठीक है, स्मॉल सी। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल सी है ना, वो स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे एक और बात और आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो ये हीट कैपेसिटी होती है उसको हम एक आधा नाम से भी जानते हैं, वो क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, थर्मल कैपेसिटी। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक और पॉइंट इससे बता दे रहा हूँ, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? EXTENSIV, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है भाई? वो होती है डिपेंड ऑन मास। क्या? डिपेंड ऑन मास। मास पे डिपेंड करती हैं वो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। तो यहाँ पे देखो, मास पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, मास लिखा हुआ है। तो ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इज फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज। तो वर्क डन आपको पूछा है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन का मतलब समझ लीजिए। जैसे मान लो ये कंटेनर है आपका। ठीक है, ये कंटेनर है, ये यहाँ से बंद है बिल्कुल। यहाँ बहुत हाई प्रेशर की गैस है। ठीक है, इस जगह पे हाई प्रेशर की गैस है, और मान लो यहाँ पे ये बिल्कुल बंद है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बंद है, हाई प्रेशर की गैस है। अगर इसको यहाँ से खोल दिया जाए, एकदम से सडन इसको हटा दिया जाए, तो सारी गैस इधर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके सारी गैस इधर आ जाएगी। तो इट मीन्स ये फ्री एक्सपांशन हो रहा है एकदम से। तो क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क होगा ना, वर्क डन होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ होगा, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पे जो
क्यू है ना वो भी जीरो हो जाएगा, हीट होती है वो भी जीरो हो जाएगी, और इंटरनल एनर्जी होगी वो भी जीरो हो जाएगी, और आपका वर्क डन है ना वो भी जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में डी क्यू होती है ना, हीट होती है, वो भी ज़ीरो हो जाती है, इंटरनल एनर्जी वो भी ज़ीरो हो जाती है, और डब्लू होता है ना वर्क, वो भी ज़ीरो हो जाता है। क्लियर, तीनों चीज़ जीरो हो जाती हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, तो 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कैसे, आपको कैसे करना है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, ठीक है, 274.15 केल्विन। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसका आंसर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, C/5 इजकल टू F-32/9 इजकल टू K-273/5, ठीक है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, सेल्सियस दे रखा है C/5, और केल्विन में आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन ले लोगे आप, ठीक है। तो C की वैल्यू 1 रख दोगे क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1/5 इजकल टू K-273/5, 5 से 5 काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 K-273, ठीक है। और यहाँ पे जो के की वैल्यू निकल जाएगी वो हो जाएगी 274, ठीक है, 274 हो जाएगी, मतलब लेकिन 1.5, ठीक है, ये 274.15 निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, ए मशीन प्रोड्यूस 100 किलोजूल वर्क बाय द कंज्यूमिंग 100 किलोजूल हीट, दिस मशीन विल बी कॉल्ड। देखो क्या कह रहा है, कोई भी मशीन है वो 100 किलो जूल प्रोड्यूस कर रही है, और कंज्यूमिंग और 100 किलो जूल उसको हीट दिया जा रहा है। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी मशीन है ये, ठीक है, ये मशीन है, इसमें हम 100 किलो जूल क्या दे रहे हैं, किलो जूल हीट दे रहे हैं, और इससे क्या है वर्क प्राप्त होता है। तो 100 किलो जूल वर्क प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो सकता है ऐसा, सोच के देखो कि हम जैसे हम पूरा 100 किलो जूल अगर इसमें किसी में एफर्ट दे रहे हैं, तो क्या 100% हमको मिल जाता है, नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स क्या होगा पता है, इसका जो हो जाएगा, तो ऐसी मशीन को क्या बोलते हैं भाई, PMM2 बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि 100 किलो जूल अगर दे रहे हैं और 100 किलो जूल उसमें प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब होता है, ऐसा नहीं होता है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये PMM2 के सेकंड के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन DQ/T, ठीक है। साइक्लिक, ये होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे साइक्लिक इंटीग्रेशन DQ/T फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इज, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या आंसर हो सकता है, बताइए इसका आंसर कौन बताएगा, बताइए। हाँ तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इज लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये होता है साइक्लिक इंटीग्रेशन के लिए DQ/T इस लेस देन ज़ीरो, ये वाली कंडीशन बनती है। तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो DS इजकल टू होता है DQ/T, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए एंट्रोपी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन बनती है एंट्रोपी से, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले साइक्लिक इंटीग्रेशन DQ/T बनता है, वो इजकल टू जीरो बनता है। इट मीन्स क्या होगा, साइकिल इज रिवर्सेबल होता है, ठीक है, REVERSIBLE। तो रिवर्सेबल साइकिल के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन DQ/T इज लेस देन जीरो, ठीक है, इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन जीरो। तो इसका मतलब होगा इरिवर्सेबल साइकिल के लिए, इरिवर्सेबल साइकिल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन DQ/T इज ग्रेटर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो वहाँ पे साइकिल इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है, इम्पॉसिबल। तो साइकिल इम्पॉसिबल हो जाएगा, इस तरीके से कंडीशन बनती हैं। तो कभी भी आ जाए, ठीक है, कभी भी ये आ जाए कि इंटीग्रेशन DQ/T इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा, तो साइकिल साइकिल क्या होगा, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ, जैसे एंट्रोपी का वीडियो लेके आऊँ, ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है प्रॉपर एकदम अच्छी तरीके से, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ऐसे करके सारे चीज़ें लेके आऊँगा अच्छी तरीके से। बाकी देखिए
IOCL का जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको मैंने वीडियो बना के उसका लिंक दे दिया था, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, परेशान मत हुआ करो कि सर आया नहीं है, कैसे डाउनलोड होगा। अरे साइट में प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, ये साइट को अच्छी तरीके से पैसे नहीं खर्च करते हैं साइट पे, तो ये हैंग हो जाती है। ठीक है, हैंग हो जाती है साइट इनकी। तो बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड आ गया, आप एडमिट कार्ड प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और तैयारी करिएगा अच्छी तरीके से, अब रोज़ वीडियो आएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का जो यूनिट होता है, तो देखो एंट्रोपी की मैंने अभी फॉर्मूला बताया, तो वो क्या होता है, DS = DQ/T। ठीक है, यही तो था एंट्रोपी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है वो जूल पर किलोग्राम केल्विन होता है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। ठीक है, 54 देखिए, ड्राफ्ट DRAUGST इन ए बॉयलर इन इज इम्पॉर्टेंट फॉर। ठीक है, तो बॉयलर में एक ड्राफ्ट होता है। ठीक है, DRAUGST होता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। तो बताइए, रिमूविंग कंबस्टेबल गैस फ्रॉम द बॉयलर फ्रॉम प्रॉपर कंबस्टेबल कंबस्शन फॉर फ्यूल एंड बोथ A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बोथ A एंड B। ठीक है, रिमूविंग कंबस्टेबल गैस फ्रॉम बॉयलर, बॉयलर से जो जली हुई गैस होती हैं वो उनको बाहर निकालता है। ठीक है, उसके बाद फॉर प्रॉपर कंबस्शन कंबस्शन ऑफ फ्यूल, और फ्यूल का प्रॉपर कंबस्शन करता है। कंबस्शन मतलब जलाना। ठीक है, तो चलिए ये सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, देयर इज़ नो स्टीम ड्रम इन। तो स्टीम ड्रम किस में यूज़ नहीं होता है, तो मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन बताया है, बेंसन बॉयलर होता है। ठीक है, बेंसन बॉयलर होता है, इसमें कोई भी ड्रम यूज़ नहीं होता है। और ये हाई प्रेशर का बॉयलर होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, वेरी हाई प्रेशर का बॉयलर होता है। ठीक है, इसमें स्टीम कंटेंट ज़्यादा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। यार ये दोबारा आ गया है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या भाई, सी आंसर, जूल पर किलोग्राम केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखो, ब्लीडिंग इन टरबाइन मीन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसका आंसर हो जाएगा एक्सट्रैक्टेड स्टीम फॉर प्री हीटिंग फीड वाटर। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्या कह रहा है, डी लावल टरबाइन इज ए। तो डी लावल टरबाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो डी लावल टरबाइन है वो सिंपल इम्पल्स टरबाइन होती है। ठीक है, सिंपल इम्पल्स टरबाइन होती है। तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन में कौन कौन सी आ जाती है, डी लावल टरबाइन होगी एक तो। ठीक है, इसके बाद एक और आ जाती है कार्टेज टरबाइन, CURTIS, कार्टेज टरबाइन। ठीक है, एक कार्टेज टरबाइन आ जाता है। इसके बाद इसमें सिंपल इम्पल्स टरबाइन में एक और आती है रेडियो टरबाइन भी आ जाती है, RATEAU। ठीक है, रेडियो टरबाइन होती है। एक और आती है जॉली, ZOELLY, जॉली टरबाइन। ठीक है, तो ये कुछ आते हैं, ये कॉपी में लिख लिया करो, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये इसको याद तैयार करके जाना। फॉर ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन हैविंग नोजल एंगल अ मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी अंडर आइडियल कंडीशनल कंडीशन इज गिवन बाय। तो देखिए सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन के लिए नोजल एंगल ए है एंड मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी, तो ये नोजल एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, ए की जगह पर अल्फ़ा है। ठीक है, अल्फ़ा है। तो यहाँ पे ब्लेड की जो इफ़िशियंसी है सिंगल स्टेज के लिए, इम्पल्स टरबाइन के लिए, वो कितनी होगी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा भाई, वो होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। डी आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 61 है। ठीक है, 61 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए नोजल डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट द। तो नोजल होती है वो क्या कन्वर्ट करती है, कौन क्या क्या डिवाइस होती है नोजल, वो क्या कन्वर्ट करती है। तो देखिए इसका आंसर होगा टोटल एनर्जी टू वेलोसिटी। ठीक है, टोटल एनर्जी टू वेलोसिटी, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं। तो जो नोजल होती है वो प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करती है, क्या किस में कन्वर्ट करती है,
काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। तो नोजल देखो आप जानते होगे ऐसे करके होती है नोजल, ठीक है। समझ गए, तो नोजल होती है वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है, ये याद रखना, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट बता दे रहा हूँ कि नोजल का जो एरिया होता है वो डिक्रीज होता है, आगे ऐसे करके चलता जाता है ना, तो नोजल का एरिया ऐसे करके डिक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स अगर नोजल का एरिया अगर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर एरिया अगर कम हो रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये कंडीशन याद रखना, अगर एरिया अगर कम होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है और प्रेशर डिक्रीज, तो वेलोसिटी और प्रेशर में एक रेशियो होता है, प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, याद रखना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ये याद रखना, ये बहुत काम की चीज़ है, आगे पता चल जाएगा ये आपको सब कुछ। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट देते हैं नॉन टेक। तो भाई यहाँ देखिए, ये IOCL का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, IOCL पाइपलाइन का सेट नंबर 5 है। तो जिन लोगों को भी ये टेस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके बाद हम नॉन टेक देखेंगे, नॉन टेक क्या है वो भी देखना है। तो भाई नॉन टेक देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, नॉन टेक 25 मार्क्स का आएगा, तो वो भी ज़रूरी है, तो वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करवा दे रहा हूँ आपको सही तरीके से, जितना मुझ पर हुआ हो जा रहा है उस पर मैं आपको करवाता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है G20 पे। तो देखिए, द 15th G20 समिट वाज हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री ऑफ ऑन 21 और 22 नवंबर टू, ठीक है, कोई नहीं, 2020 होगा यहाँ पे, तो इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। 21 और 22 नवंबर को 15वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर कोई बता सकता है? तो G20 शिखर सम्मेलन है वो किसकी अध्यक्षता दी गई थी? तो वो दी गई थी सऊदी अरब की, ठीक है, सऊदी अरब की दी गई थी, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब। इसके बारे में थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि G20 जो है ना, वो वो क्या है, फर्स्ट G20 समिट हुआ था, वो हुआ था यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन DC में, ठीक है, ये याद रखना। और कब हुआ था? नवंबर 2008 में, 14 और 15 नवंबर, 14 और 15 नवंबर 2008 में हुआ था। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है G20 से। और G20 का मतलब होता है इसमें 20 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। और डिटेल में देख लेना आप, अगर आपको डिटेल में देखना है तो G20 डाल के कुछ भी वीडियो आए आपका अच्छा सा वो देख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए G20 का अभी जो हुआ था 2020 में वो 15वां संस्करण था, ठीक है, कौन सा था? 15 संस्करण था, 15वां। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, G20 की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। G20 की जो स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हुआ था, वो हुआ था 1999 में। G20 का थीम्स है वो इम्पोर्टेंट है भाई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है G20 की थीम्स। वो क्या है? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ ऑल, याद रखना, क्या है? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे भाई इंग्लिश में आपको करा रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन करा रहा हूँ जो भी है, कि इंग्लिश कैसी पूछे, ये नॉन टेक पार्ट चल रहा है, नॉन टेक। अभी लोगों को पता ही नहीं होगा सर क्या करा रहे हैं, अभी पता ही नहीं, ठीक है, वो समझ रहे हैं सर इंग्लिश में ही कराने में लगे हैं। देखो इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता है, मैं आपको हिंदी में कराता हूँ तो बोलते हो इंग्लिश में कराओ, इंग्लिश में कराते हो हिंदी में कराओ, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना। देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो यहाँ पे देखिए आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको गलत एक सही यहाँ पे मीनिंग बतानी है कि सही मीनिंग कौन सी है, ठीक है। तो सही मीनिंग बतानी है भाई कौन सी है। देखो रिकमेंडेशन है, ठीक है, रिकमेंडेशन, सब में रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हो इनमें से कौन सा। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आएंगे, कोई भी एक मीनिंग दे रखी होगी उसने और सेम जैसी होगी वो, तो उसमें एक सही मीनिंग आपको बतानी है कौन सी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? रिकमेंडेशन, ठीक है, RECOMMENDATION,
ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एटिकेट। ठीक है, एटिकेट होते हैं शिष्टाचार। कौन क्या होता है? शिष्टाचार। ठीक है, गुड हैबिट्स मान लो। ठीक है, गुड हैबिट्स तो एटिकेट होते हैं। तो यहाँ पे एटिकेट की जो जो मीनिंग है, करेक्ट मीनिंग है, वो आपको बतानी है, कौन सी होगी बताओ। तो देखो, एटिकेट की मीनिंग है वो ETIQUE। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सरसाइज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो यहाँ पे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। तो इसको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है आपको। ठीक है, ये डायरेक्ट दे रखा होता है ऐसे करके, और इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे करोगे भाई, बताओ, बताइए भाई। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, बताइए क्या हो सकता है। देखो, राम सैड को आप टोल्ड में बदलोगे, राम टोल्ड मी। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब क्या करोगे, दैट से जोड़ोगे, दैट से जुड़ गया। अब आई को कैसे बदलोगे, आई को बदलोगे किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है, राम, मतलब ही है वो, तो ही। तो ही के बाद एम को वाज वर्ब में चेंज करते हैं। ठीक है, तो वाज में चेंज करेंगे क्योंकि सिंगुलर है ये, तो वाज और गोइंग टू जयपुर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपका ए आंसर। राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर। समझ में नहीं आया होगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट करे ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे बता देना, मैं एक एक टॉपिक आपको करा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता देना। मैं एक एक टॉपिक करा दूंगा तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पे, लेकिन टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। ठीक है, आप बोलोगे नहीं तो मैं नहीं करा पाऊँगा, आप बोलना कम से कम, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करोगे तो ही मैं चीज़ें बताऊँगा आगे स्पेशली बढ़िया तरीके से। तो भाई यहाँ क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट डायरेक्ट फिर से आ गया। सी सेड हिम वाई डोंट यू गो टुडे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सलाह दे रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क अगर लास्ट में आ जाए तो आस्क्ड में बदलोगे। ठीक है, सबसे पहले ये चीज़ देख लो। सेड डू आ जाए उसको आस्क्ड में बदल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया सी सेड टू हिम वाई डोंट गो, और वहाँ पे वाई से जुड़ रहा है, ये वाई से आ रहा है तो वाई से ही जोड़ोगे। ठीक है, तो देखो, सी आस्क्ड हिम। ठीक है, सेड को आस्क्ड में बदल दिया। ठीक है, हिम आ गया। अब वाई से ही जोड़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा ना, क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ेंगे। वहाँ पे दैट से जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, ये रूल होते हैं कुछ। ठीक है, तो वाई से जोड़ दिया। अब क्या आया, ठीक है, यू। यू किससे, यू किससे पता है, यू आपका चेंज होगा किससे, इससे, हिम से। ठीक है, तो ये कुछ चेंज चेंज करने वाले प्रोसेस होते हैं, वो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे ही आ जाएगा क्योंकि ये हिम ही आ जाएगा। फिर उसके बाद डोंट को डिड नॉट में। ठीक है, डिड नॉट गो, और टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। तो ऐसे करके ये करा जाता है। तो जिन लोगों ने पढ़े होंगे उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं बिल्कुल उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा, मैं आपको बता दूँ। तो इस तरीके से आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा है, आंसर ऑफ द कमेंट बॉक्स। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है भाई। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे। तो क्वेश्चन क्या है भाई, देखो यहाँ पे 6000 का 10% वार्षिक दर से 1 साल 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त है। तो देखो इंग्लिश वाले, देखो प्रिंसिपल दे रखा है आपको 6000, रेट दे रखी है 10%, और टाइम दे रखा है 1 ईयर 6 मंथ। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, CI। ठीक है, क्या निकालना भाई, आपको CI निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर, तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो निकाल सकते हो आप। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं भाई, इसलिए मैंने आपको बताया है। ठीक, करके बताना कितना आंसर होगा। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को देखना ज़रूर। ठीक है, टॉप 150 क्वेश्चन मैंने बनाए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ठीक है, और देखिए मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी, टॉप 200 वाली। तो इसमें पार्ट ए कराया है मैंने अभी, तो कराऊंगा धीरे धीरे करके। आपके इंडियन ऑयल के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए मैं इंडियन ऑयल का वीडियो बना रहा हूँ। तो प्रोडक्शन स्पेशल था। ठीक है, प्रोडक्शन को जितना कमज़ोर है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आपको बता दूँ।
तो इसको इसमें 50 क्वेश्चन है वो कर लेना ध्यान से, सारे क्वेश्चन कर लेना। एक बार देख लोगे ना इस वीडियो को, मज़ा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, या एक काम करना, MRK, ठीक है, और प्रोडक्शन क्वेश्चन डाल देना, ठीक है, इस तरीके से, या टॉप 200 प्रोडक्शन क्वेश्चन डाल के सर्च कर लेना, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सर्च करना, ठीक है। तो बाकी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मैकेनिकल के स्टूडेंट है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी होती है इस चैनल पे, तो जितने भी लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, कल नेक्स्ट वीडियो आता है, ठीक है, रोज़ वीडियो आएगा, डोंट वरी, आप परेशान ना हो। और आपका जब तक एग्ज़ाम है लास्ट में मैं टॉप 100 का एक सीरीज़ बना दूंगा अच्छा सा, तो रिवाइज़ करके जाना उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ मैं कल।